गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम सबसे पहले स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं, अर्थात दो गोलों के प्रतिच्छेदन कोण क्या होता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आपके पास दो गोले होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दो गोलों में से फर्स्ट जो स्फीयर है वो मैंने क्या लिया है, S1 इक्वस टू 0, और जो सेकेंड स्फीयर लिया है वो मैंने क्या लिया है, S2 इक्वस टू 0। ठीक है, और ये भी माना गया है कि ये दोनों एक दूसरे को किस बिंदु पे काट रहे हैं, पी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तब इस बिंदु पी पर इन दोनों गोलों के लिए खींचे गए स्पर्श समतलों के मध्य का कोण गोलों का प्रतिच्छेदन कोण कहलाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो आपके पास ये स्फीयर है, जैसे ये आपका S1 स्फीयर है, ये आपका S2 स्फीयर है। दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी बिंदु पे कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट कर रहे हैं, पी बिंदु पे। अब निश्चित बात है, इस पी बिंदु पे S1 गोले के लिए और S2 गोले के लिए डेफिनेटली S1 गोले के लिए एक स्पर्श तल का समीकरण होगा पी बिंदु पे, जैसे मान लो ये है। ठीक है, और ऐसे ही S2 गोले के लिए भी एक स्पर्श तल का समीकरण होगा बिंदु P से। ओके, तो इन दोनों स्पर्श समतलों के मध्य का जो कोण होता है वही क्या होता है, गोलों के प्रतिच्छेदन कोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लाम्बिक गोला ऑर्थोगोनल स्फीयर्स। ये स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आरयू के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन जनरली बनता है। ठीक है, लाम्बिक गोले आपको डिफाइन करने हैं, तो वही कंसेप्ट है। आपके पास एक स्फीयर है S1 इक्वस टू 0 और दूसरा स्फीयर है S2 इक्वस टू 0, जो दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, पी बिंदु पे कट कर रहे हैं। तो ये पी बिंदु रहा आपका। ठीक है ना, पी बिंदु पर गोले S1 के लिए एक स्पर्श तल का समीकरण होगा, और पी बिंदु पर S2 इक्वस टू 0 गोले के लिए एक स्पर्श तल का समीकरण होगा। तो इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो अगर 90 डिग्री आता है, वो दोनों के मध्य का कोण अगर 90 डिग्री आता है, तो फिर आपका ये दोनों स्फीयर एक दूसरे के कैसे होते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल स्फीयर होते हैं। तो देखिए जरा, माना दो गोले S1 बराबर 0 एवं S2 बराबर 0 एक दूसरे को P ऑफ अल्फा बीटा बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं, तब इस बिंदु P पर इन गोलों के लिए खींचे गए स्पर्श समतलों के मध्य का कोण 90 डिग्री हो, तो ये दोनों गोले एक दूसरे के लाम्बिक गोले कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए, अब जैसे आपके पास दो स्फीयर दे दिए जाएं। ठीक है, दो स्फीयर हैं आपके पास, और आपको ये पता करना है कि ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है या नहीं है, एक दूसरे के लाम्बिक हैं या नहीं है। मतलब जब इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, और जिस बिंदु पे इंटरसेक्शन हो रहा है उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श समतलों के मध्य क्या एंगल 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है, वो कंडीशन आपको डिस्कस करनी है। तो आप इसे कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी बोल सकते हो, ORTHOGONALITY। ठीक है, आप इसे लिख लेना, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी ऑफ स्फीयर्स। ये मैं लिखना भूल गया था। ओके, नेक्स्ट देखिए, तो सबसे पहले आपके पास दो गोले होने चाहिए। तो फर्स्ट मैंने S1 लिया है, सेकंड मैंने S2 लिया है, और जिनकी इक्वेशंस जनरली अपन क्या मानते हैं, S1 मैंने माना है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d इक्वस टू 0। ऐसे ही दूसरे गोले का समीकरण x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d2 इक्वस टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब गोले के अगर आपके पास समीकरण है तो आप सबसे पहले उसके सेंटर की बात कर सकते हो और फिर उसकी रेडियस की बात कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट गोले का सेंटर C1 माना है और सेकंड गोले का सेंटर C2 माना है। तो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट गोले का सेंटर क्या होना चाहिए, -u1 -v1 -w1, जो मिलता कैसे है, x के गुणांक को -1/2 से गुणा करके, y के गुणांक को -1/2 से गुणा करके, और z के गुणांक को -1/2 से गुणा करके उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप समीकरण सेकंड में भी x
वाई और जेड के गुणांकों को -1/2 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये सेंटर मिल जाएगा -u2 -v2 और -w2। ठीक है, सेंटर मिल गई। सेंटर के बाद आप रेडियस की बात कर सकते हो। रेडियस आप तभी फाइंड आउट कर सकते हो जब आपके पास गोले के सेंटर हो और वो एक कांस्टेंट टर्म हो। ठीक है, तो जनरली रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट साइन के साथ -u1² प्लस -v1² प्लस -w1² -d1। ऐसे ही सेकंड गोले के लिए रेडियस क्या हो जाएगी r2, तो वो क्या हो जाएगी -u2² प्लस -v2² प्लस -w2² -d2। ठीक है, तो आपको सेंटर मिल चुका दोनों गोलों का, दोनों गोलों के लिए आपको रेडियस मिल चुकी। ठीक है, अब देखिए आपको ये पता है कि ये दोनों गोले क्या हैं, एक दूसरे के लंबिक गोले हैं, अर्थात ये जिस बिंदु पे कट कर रहे हैं उस बिंदु P से गुजरने वाले स्पर्श तलों के स्पर्श समतलों के मध्य का कोण एक्चुअल में क्या है 90 डिग्री है। तो डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जैसे ये आपका फर्स्ट गोला है, ये आपका सेकंड गोला है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, बिंदु P पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिंदु P पर से गुजरने वाला पहला स्पर्श समतल जो भी है और जो दूसरा स्पर्श समतल, उन दोनों के मध्य का एंगल कितना है 90 डिग्री है, जो मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, ओके, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल C1P C2 कितना है 90 डिग्री। ठीक है, कैसे है 90 डिग्री। ओके, इसका मतलब ये जो ट्राइंगल है C1P C2 ये आपका कैसा है, राइट ट्राइंगल है, और राइट ट्राइंगल है तो आपको एक ही चीज़ याद आनी चाहिए, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में आपका क्या है हाइपोटेनस। ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होना चाहिए, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री है, इसके जस्ट अपोजिट ये तो क्या हो जाएगी आपकी हाइपोटेनस। ठीक है ना, और रिमेनिंग दोनों साइड में से एक आपकी क्या होगी बेस होगी, एक परपेंडिकुलर होगी। तो जी जहाँ आप एंगल कंसिडर करते हो, जैसे मान लो यहाँ एंगल थीटा कंसिडर कर लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो बस मैं ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके मैंने ये लिखा है C1C2 होल स्क्वायर इक्वस टू C1P² प्लस C2P²। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है स्टूडेंट, C1C2 क्या है, C1C2 क्या है, C1C2 आप डायग्राम के हिसाब से देखिए, C1 गोले S1 का सेंटर है, C2 गोले S2 का सेंटर है, और ये दोनों के मध्य की दूरी है। ठीक है, तो दो बिंदुओं के अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं, C1 के कोऑर्डिनेट्स पता है और C2 के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उनके मध्य की दूरी आप निकाल सकते हो। यहाँ C1 का कोऑर्डिनेट क्या है -u1 -v1 -w1। ओके, ये तो C1 के कोऑर्डिनेट हैं, और C2 के कोऑर्डिनेट क्या है -u2 -v2 -w2। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे, दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स के डिफरेंस का स्क्वायर करके उनका सम करके रूट ले लीजिए, तो वो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। तो पहले मैं C1 और C2 के बीच की दूरी निकालूंगा, फिर मैं C1 P वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा और C2 P वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा। तो C1P तो कोई क्या है एक्चुअल में रेडियस है किसकी, गोले S1 की, तो ये तो आपका R1 हो जाएगा, ये डिस्टेंस के R1, और ये एक्चुअल में क्या हो जाएगी C2P, ये आपकी डिस्टेंस है किसकी, मतलब रेडियस है किसकी, गोले S2 की, तो ये आपकी R2 हो जाएगी। ठीक है, और आपको C1C2 निकालना है, तो देखो दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे और दिस माइनस दिस करोगे, सबका स्क्वायर करोगे, तीनों का सम करके रूट ले लेना, तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो बस मैंने यही किया है यहाँ पे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये तो मैंने C1 C2 के बीच की दूरी निकाली। ठीक है, और ये राइट हैंड साइड में ये R1 था, R1 का मान आप थोड़ी देर पहले बता चुके हो, और ये आपकी R2 है, ये भी आपने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है, मतलब रेडियस ऑफ S2 स्फीयर। दोनों तरफ रूट साइन को हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर किया तो ये आया, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड में ये चीज़ें बची। ठीक है,
अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये आएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करता हूँ तो ये टर्म्स आ रही हैं, ठीक है। और अगर इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ तो ये टर्म्स आ रही हैं। राइट हैंड साइड में क्या है, ये ऐसे कैसे चल रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे u2 स्क्वायर, u2 स्क्वायर, बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर का साइन, तो ये कैंसिल। ऐसे ही u1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर कैंसिल। ऐसे ही v2 स्क्वायर, v2 स्क्वायर कैंसिल। v1 स्क्वायर, v1 स्क्वायर कैंसिल। ऐसे ही w1 स्क्वायर, w1 स्क्वायर कैंसिल। w2 स्क्वायर, w2 स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो कुल मिला के आपको यहाँ से क्या बचा, -2u1 u2, ठीक है। और ध्यान दीजिए, हाँ, तो ये आपका -2u1 u2, यहाँ से क्या बचा -2v1 v2, और यहाँ से क्या बचा -2w1 w2, ठीक है। और ये आपका क्या बच रहा है इधर राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में बच रहा है माइनस का d1 और माइनस का d2। तो मैंने पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा स्टूडेंट्स, मतलब ये रिजल्ट आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दो गोले एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कंडीशन बनती है आपकी। ये आप अगर ऐसा ट्रू है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, इस ऑर्थोगोनल मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2। स्टूडेंट्स याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके यहाँ से क्वेश्चन इसी से बनता है, ऑर्थोगोनल। वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं और छोटे छोटे कई पॉइंट से बना रखे हैं, बट ज़्यादातर आपके ऑर्थोगोनल स्फीयर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक छोटा सा पॉइंट, दो गोलों का मूल समतल क्या है, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स। बड़ा इजी सा पॉइंट है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। फर्स्ट स्फीयर आपके पास S1 बराबर 0 है, सेकंड स्फीयर आपके पास S2 बराबर 0 है, और एक बिंदु P इन दोनों का बाहरी बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। और P का नेचर कैसा है, P एक फिक्स्ड पॉइंट है, P कैसा है, एक स्थिर बिंदु है, ओके। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हो, P से गुजरने वाली एक लाइन है जो S1 स्फीयर को तो Q और R बिंदुओं पे कट कर रही है, और P से गुजरने वाली एक लाइन दूसरी है जो S2 को कहाँ कट कर रही है, S और T बिंदु पे कट कर रही है। तो पिछली एक दो क्लास में मैंने आपको पावर ऑफ ए पॉइंट बताया था, किसी पॉइंट की क्षमता बताई थी, ठीक है। और मैंने बताया था किसी पॉइंट की क्षमता हमेशा क्या होती है, एक कांस्टेंट होती है, मतलब एक दूरी टाइप की आती है तो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो बस उसी कंसेप्ट का यूज कर रहा हूँ मैं आपसे कहूँ कि स्पीयर S1 बराबर 0 के लिए बिंदु P की क्षमता बताइए, स्पीयर S1 बराबर 0 के लिए बिंदु P की क्षमता बताइए। तो मैंने क्या बताया था, इस स्पीयर के लिए तो P कहाँ कट कर रहा है, Q पे, तो एक तो PQ, और दूसरी बार में ये कहाँ कट कर रहा है, R पे, तो PR, तो PQ PR होती है। ऐसे ही मैं कहूँ कि S2 स्पीयर के लिए P की क्षमता बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा, PS इंटू PT। तो ये मैंने PS इंटू PT किया। अब अगर इस बिंदु P की क्षमता दोनों गोलों के लिए क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, इस बिंदु P की क्षमता दोनों गोलों के लिए क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तब इस बिंदु P के बिंदु पथ को, तब इस बिंदु P के बिंदु पथ को जो एक समतल होता है उसे मूल समतल कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस बिंदु P की क्षमता दोनों स्पेयर्स के लिए क्या है, इक्वल आ जाए, उस स्थिति में डेफिनेटली बिंदु P का जो लोकस है वो एक समतल होता है, वो समतल ही आपका क्या कहलाता है, मूल समतल कहलाता है, रेडिकल प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब रही बात न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, तो वैसे तो बड़ा मतलब टफ हो जाता है इसको फाइंड आउट करना, बट एक इन्होंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है क्या, कि जैसे मान लो अगर आपके पास S1 स्फीयर है, S2 स्फीयर है, और उसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक क्या हैं, +1 है, तो इनके मूल समतल का समीकरण, इनके रेडिकल प्लेन का इक्वेशन S1 माइनस S2 बराबर 0 से दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे मैंने एक स्पेयर ये लिया, एक स्पेयर ये लिया, दोनों में एक्स वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के गुणांक क्या हैं, +1 है, ठीक है। तो मैं इसके रेडिकल प्लेन का इक्वेशन इस फॉर्मूले से डायरेक्टली लिख सकता हूँ, S1 माइनस S2 बराबर 0, ठीक है।
तो ये देखो यही किया है मैंने, S1 माइनस S2 बराबर 0। तो देखो ये एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, 2x माइनस एक्स प्लस 4y माइनस ऑफ माइनस 6y और 6z माइनस ऑफ माइनस 2z और प्लस दिस माइनस दिस कर रहे हो तो -1 -2 बराबर 0। अर्थात ये आपका क्या आ जाएगा, रेडिकल प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। किसके लिए, इन दो गोलों के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। वैसे तो रेडिकल प्लेन निकालने का आर्टिकल है, बट वो आता नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक इस तरह के क्वेश्चंस आप ध्यान रख सकते हो कि अगर स्फीयर के क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक अगर आपके पास +1 टाइप के हैं तो उनके रेडिकल प्लेन का इक्वेशन इस तरह का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ऑर्थोगोनल कंडीशन पे लिया है। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल कंडीशन पे जो क्वेश्चन लिया है, पहले उसका स्टेटमेंट देखिए क्या है। स्टेटमेंट ये है स्टूडेंट्स, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 बराबर 0, कोमा 3x माइनस 4y प्लस 5z माइनस 15 बराबर 0 से होकर गुजरने वाले उस गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो गोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 6z प्लस 11 बराबर 0 को लांबिक रूप से काटता है। तो देखो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज पढ़ोगे काफ़ी आपको परेशानी होगी, बट आप ध्यान से अगर आप इसे पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कह रहा है ये, सिर्फ क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहा है, एक ऐसे स्फीयर का इक्वेशन निकलवाना चाह रहा है ये जो एक वृत्त से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, एक वृत्त से गुजरता है और इस गोले को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, इस गोले को ऑर्थोगोनल कट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऑर्थोगोनल कट कर रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 बराबर d1 प्लस d2, ये होती है ऑर्थोगोनल की कंडीशन। अब ऑर्थोगोनल की कंडीशन लगानी है तो आपको दोनों गोलों के क्या है, सेंटर होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसके सेंटर तो आपको पता है, इसके सेंटर तो आपको पता है क्या है, -u2 माइनस v2 माइनस w2, तो वहाँ से आपको u2 v2 और w2 और d2 सब मिल जाएंगे। ठीक है ना, लेकिन अभी आपके पास u1 नहीं है, v1 नहीं है, w1 नहीं है और d1 नहीं है। लेकिन u1 v1 w1 और d1 को प्राप्त करने के लिए कंडीशन दे रखी है क्या, कि वो स्फीयर जिसके सेंटर u1 v1 w1 होंगे वो कहाँ से गुजर रहा है, इस वृत्त से गुजर रहा है। कहाँ से गुजर रहा है, इस वृत्त से। और मैंने आपको कई बार बता रखा है कि वृत्त से गुजरने वाले स्फीयर का समीकरण हमेशा क्या होता है, स्फीयर के इक्वेशन को कनेक्ट कर दीजिए प्लेन से, तो आपका क्या मिल जाएगा, वो स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा जो इस सर्कल से गुजर रहा है। ठीक है, तो अपन सबसे पहला काम तो यही करेंगे, इस वृत्त के समीकरण को लिखते हैं, इस वृत्त के समीकरण को लिखते हैं। तो देखो जरा, वृत्त का समीकरण लिखने का मतलब, एक तो उसमें स्फीयर का इक्वेशन होगा, ये समीकरण फर्स्ट में है, एक उसमें प्लेन का इक्वेशन होगा जो समीकरण नंबर सेकंड में है। ठीक है ना, दोनों को कंबाइंडली वृत्त का समीकरण एक आ गया है। अब प्रश्न में ये साफ साफ कहा गया है कि इस वृत्त से गुजरने वाले गोले का समीकरण, अच्छा इस वृत्त से एक गोले का समीकरण गुजरता है, तो अगर ए से गोला गुजर रहा है तो उसका समीकरण s प्लस लैम्डा p बराबर 0 होगा। तो मैंने क्या किया, स्फीयर के इक्वेशन को कनेक्ट कर दिया किससे, प्लेन के इक्वेशन से, तो एक इक्वेशन बना ली, ये आ गई आपके पास, ये देखो, ये तो स्फीयर का इक्वेशन प्लस लैम्डा इंटू p बराबर 0। अब पहला काम आपको क्या करना है कि इसमें एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा, जेड स्क्वायर को ऐसे कैसे रखा। यहाँ x का गुणांक कितना है, -2, और यहाँ x का गुणांक कितना है, प्लस का 3 लैम्डा, तो इन दोनों को एक साथ लिखा है। ऐसे ही y का गुणांक यहाँ है और यहाँ एक साथ लिख दिया, ऐसे ही z का गुणांक यहाँ पर है और यहाँ पर है, एक साथ लिख दिया, और ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है उसको मैंने ये लिख दिया। ऐसा लिखने की नौबत क्यों आई स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना है और स्फीयर का इक्वेशन निकाल के उसमें सेंटर की बात करनी है। तो अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ जैसे ये फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो अब मेरे लिए सुविधा हो जाएगी। अगर आप मेरे से कोई ये पूछे कि इसका सेंटर क्या होगा, तो मैं क्या कहूँगा कि जो x1 का गुणांक है उसको -1/2 से गुणा कर दो,
वाई का गुणांक है उसे -1/2 से गुणा कर दो। जेड का गुणांक, अच्छा स्टूडेंट्स, ये 5 माइनस लैम्डा 4 इंटू जेड है, और जेड के गुणांक को 5 लैम्डा -4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो कुछ आएगा वो क्या आएगा, -u1 -v1 -w1 आएगा। तो प्रेजेंट केस में -u1 का मान ये है, -v1 का मान ये है, -w1 का मान ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, यस और नो? अब मैं आपसे कहूँ कि इसमें u1 क्या हो जाएगा। अगर आप इसको और इसको बराबर करोगे तो u1 का मान क्या हो जाएगा, तो u1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस से माइनस दोनों जगह से कैंसिल, तो u1 का मान हो जाएगा 1/2 3 लैम्डा -2। याद रखिएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपको परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगानी है, तो वहाँ पे 2u1 u2 होने वाला है, तो u1 की ज़रूरत पड़ेगी। तो u1 आपका इस एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट से कंपेयर करने पे मिलेगा, v1 आपको वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से कंपेयर करके मिलेगा, और z1 आपको जेड कोऑर्डिनेट को जेड कोऑर्डिनेट से कंपेयर करने पे मिलेगा। ठीक है, जैसे u1 निकाला, ऐसे बताओ v1 क्या होगा, बोलिए। तो v1 मस्ट बी दिस, मतलब v1 इसके बराबर होना चाहिए। तो देखो दोनों जगह से माइनस कैंसिल, तो v1 इक्वल्स टू क्या बचा, 1/2 माइनस का 4 लैम्डा प्लस 3। ठीक है, ऐसे ही आप w1 निकाल सकते हो। तो w1 कितना मिलेगा बताइए, इसको बराबर रखोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो w1 बच रहा है आपका 1/2 5 लैम्डा -4। ठीक है, तो ये आपको समीकरण नंबर 4 उस गोले के केंद्र को बता रही है जो किसी अन्य गोले को लंबिक रूप से इंटरसेक्ट करता है। अब ये जो अन्य गोला है इसके केंद्र तो आपको कैसे दिखेंगे, -u2 -v2 -w2 दिखाई देंगे। अब -u2 -v2 -w2 हैं, तो आप क्या करो, आप क्या कीजिए, आप इस गोले के समीकरण में x के गुणांक को -1/2 से गुणा करो, y के गुणांक को -1/2 से गुणा कीजिए, z के गुणांक को -1/2 से गुणा कीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, -u2 -v2 -w2। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, u2, क्या चाहिए, u2। तो आप कंपेयर करो, इसकी तुलना करो, तो -u2 बराबर क्या आ रहा है, -1/2 इंटू 2 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो u2 बराबर कितना आ जाएगा, u2 बराबर स्टूडेंट्स 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप -v2 को इसके बराबर रखोगे, ऐसे ही आप -w2 को इसके बराबर रखोगे, और वहाँ से v2 और w2 मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको यही चाहिए। क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि जो स्फीयर का इक्वेशन निकालने जा रहे हो वो किसी अन्य गोले को लाम्बिक रूप से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो लाम्बिक ऑर्थोगोनल कंडीशन अगर आप लगाओगे तो वो ये रहेगी। इसमें आपको u1 v1 w1 और d1 पहले स्फीयर से मिलेंगे, और u2 v2 w2 और d2 दूसरे स्फीयर से मिलेंगे। ठीक है, दोनों आपने अभी कैलकुलेट कर रखे हैं, देख सकते हो ऊपर, वो सब यहाँ रखोगे। इनको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपको लैम्डा इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, -1/5 मिल रहा है। अब इस लैम्डा का मान कहाँ रखोगे, क्वेश्चन नंबर 3 में, मतलब उस स्फीयर के इक्वेशन में रखोगे जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हो। तो जैसे आप लैम्डा का मान -1/5 रखेंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा जो आपको पूछा गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स।